टू HK साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्मोग्राफ। क्या सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? द्रव क्रिस्टल ये प्रयुक्त होता है। द्रव क्रिस्टल ये प्रयुक्त किस में होता है? तो उपयुक्त सभी में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि द्रव क्रिस्टल ये प्रयुक्त होता है किस में होता है? ये तो हो गया है। इधर देखिए सूची फर्स्ट, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः रक्त को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? और रक्त की मापने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो एक ही किसका उपयोग करते हैं? तो रक्त की। ठीक। लक्स मीटर्स की बात करते हैं। क्या लक्स मीटर? क्या सिफ्नोमेटोस की बात करते हैं, ये किसमें उपयोग करते हैं? तो ये मुख्यतः करते हैं सिस्मोमीटर्स की बात करते हैं तो यह मुख्यतः हृदय की गति माप सुनने के लिए। लक्स मीटर की बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए, और कैरोमीटर्स की बात सोने की शुद्धता मापने के लिए करती है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है? अभी जस्ट बताए हैं सिफ्मोगोमोमीटर। क्या सिफ्मोमैनोमीटर? 6। आगे देखिए रक्त दाब नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिग्नोमीटर। 6। ये दोनों प्रश्न एक ही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। इनमें से कौन सा रक्त दाब यंत्र है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अथवा भी जस्ट बताए हैं, मतलब अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। ठीक। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग अध्यारोपण। क्या ध्वनि तरंग अध्यारोपण? क्या ध्वनि तरंग अध्यारोपण कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, बताया हुआ है। आगे देखिए ये क्या कर रहा है कि ऑक्सेनोमीटर, क्या ऑक्सेनोमीटर्स का प्रयोग करते हैं? किसमें करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वृद्धि दर नापने के लिए। क्या वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सेनोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो एमीटर्स की बात करते हैं तो यह विद्युत धारा को मापता है, परंतु यह क्या दे रखा है? विद्युत शक्ति को मापता है, जो कि यह गलत है। किस एमीटर्स किसमें मापता है? विद्युत धारा का। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो ऑडियो मीटर से मापा जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आगे देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पारे के क्या पारे का साधारणता तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? पारा जो है यह उच्च संचालन शक्ति अर्थात हाईएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट को माप सकता है, अर्थात उच्च संचालन शक्ति को माप सकता है तापमापी यंत्र। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो एमीटर्स की बात करते हैं तो यह विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक। वोल्टमीटर्स की बात करते हैं तो यह विभव को मापता है। हाइग्रोमीटर्स की बात करते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। और लैक्टोमीटर्स की बात करते हैं तो दूध के शुद्धता को मापते हैं। अब देख लीजिए ये किसमें है? एक का किसमें है? 4। एक का किसमें है? 4। एक का 4। देख लीजिए ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक का 4 अर्थात ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टोमीटर्स। क्या लैक्टोमीटर्स। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। यह किससे किया जा सकता है? तो अपेक्षित घनत्व यह भी लैक्टोमीटर से ही होना चाहिए।
किससे? लैक्टोमीटर से ही ये होगा, ठीक, लैक्टोमीटर से ही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि फेंथोमीटर, क्या फेंथोमीटर्स का उपयोग किसके नापने के लिए किया जा सकता है? तो फेंथोमीटर्स का उपयोग मुख्यतः किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। क्या? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जा सकता है? माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो यह 10 पर पावर नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर 9 होगा, ठीक, ये गलत दे रखा, नैनो है तो 10 पर पावर 9 होगा, अर्थात करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। समय का मापांक विज्ञान क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्लोजी। क्या? हार्लोजी है। समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? हैरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैरोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ये सब बताया हुआ ही है, ठीक, क्या है? बताया हुआ है। सही सुमेलित करे। क्या? फेदोमीटर किसको मापते हैं? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक, किसको? समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर्स की बात करते हैं तो यह मुख्यतः वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर्स की बात करते हैं तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं, ठीक। और अल्टीमीटर्स की बात करते हैं तो यह मुख्यतः ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके मापन में फेनोमीटर्स, क्या फेनोमीटर्स का उपयोग किया जा सकता है? किसको? फेनोमीटर्स की बात करते हैं तो फेनोमीटर्स की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग की नहीं, अत्यधिक उच्च ताप को लिए नहीं, प्रकाश की चमकीले क्षमता की नहीं, या वायुमंडलीय। फेनोमीटर्स की बात करते हैं तो वायुमंडलीय आर्द्रता की नहीं, चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के लिए था। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, एस्पेक्ट, क्या सेक्स, एक सेक्स टेंट प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए होता है? वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको करेक्ट ऑप्शन कहेंगे लक्स मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्स मीटर कहा जाता है। जल वाष्प ताप थर्मामीटर को निम्नांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर्स। क्या? हाइग्रोमीटर्स। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रथम, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। क्या? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। आगे देखिए, सुनामी किसके द्वारा नहीं होता? क्या? सुनामी किसके द्वारा नहीं होता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रभंजन। क्या? प्रभंजन के द्वारा नहीं होता। भूकंप के द्वारा आएगा, समुद्री तल भूस्खलन ज्वालामुखी के द्वारा आएंगे। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रम क्षेत्र के साथ संविदारण होता है उसको हम भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, साइकिल, क्या साइकिल और कारों में बॉल वायरिंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि पहिया और धुरी, क्या पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाएगा, इसके लिए हम बॉल वायरिंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि यदि एक सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो इसका करेक्ट होगा शून्य होगा परिणामी बल, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी, क्या सीढ़ी कमरे के फर्श ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है।
पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु खड़े व्यक्ति के द्वारा अनुरेख पथ क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वृत्ताकार होगा। एक पथ कैसा होगा? वृत्ताकार पथ होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। एक भार विहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल का भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यह भार विहीन है तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। भार विहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो सकता है तो कैसा रहेगा? तो यह मुख्यतः गोलाकार होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारहीनता क्या होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारहीनता क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है भारहीनता अवस्था में। आगे देखिए, तेल से असतत भार तले हुए एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलय वक्र का आकार होगा। कैसा होगा? परवलय वक्र आकार का होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 35वां प्रश्न की बात करते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2% बढ़ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 36वां प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है कि एक मैदान ए तथा बी दो स्थिति बिंदु एक साइकिल सवार सी जाते हुए कोण ए बी सी सदैव समकोण रहे, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार पथ होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, अर्थात कैसा होगा? तो यह मुख्यतः गोल होगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दक्षिण वृत्ताकार पथ तीव्रता से गति जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन कौन है जो करेक्ट ऑप्शन है? तो पहिया, बाहरी पहिया उल्टेगा नहीं, अंदर के पहिया पर उल्टेगा। कैसा होगा? अंदर के पहिया पर उल्टेगा, अर्थात ये प्रश्न, ये आंसर करेक्ट है। और बाहर की तरफ फिसलेगा, अर्थात ये प्रश्न करेक्ट है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता। गलत। मध्य मतलब करीब से होगा तो अधिक होना चाहिए। हर अपवर्तनांक में दोलन के बराबर किसी एक निर्दिष्ट वेग प्राप्त करता है, यह भी गलत है। परंतु तीसरा ऑप्शन जो है यह क्या है? त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा। पहला, दूसरा और चौथा ये सभी क्या है? सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 40 प्रश्न तक ही रहने देते हैं। ठीक।